मोदी जी बार बार परिवारवाद पे हमला करते हैं। एक ज़माने में मोदी जी के सबसे करीबी अगर कोई थे, एनडीए के सबसे मजबूत कोई दल था एनडीए के साथ, तो वो था अकाली दल, पंजाब वाला। अकाली दल में बादल परिवार की क्या स्थिति है आप सब लोग जानते हैं। पिता, पुत्र, बहू, भतीजे भरे पड़े हुए हैं। दरअसल उसका नाम भले अकाली दल है, लेकिन मूलतः वो बादल परिवार की पार्टी है। उस परिवार से मोदी जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मैंने नाम लिया रामविलास पासवान जी का, जो उनके जाने के बाद दो पार्टियां बनी। एक पशुपतिनाथ पारस के परिवार की पार्टी है, जो उनके सगे भाई थे रामविलास पासवान जी के, और दूसरी पार्टी उनके बेटे की पार्टी है, चिराग पासवान की। इस परिवार से भी मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, जिनको मोदी जी लगातार भ्रष्टाचारी कह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में गए थे और उनके भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करके आए। अब वो एनडीए के साथ आ गए हैं, तो वो परिवारवाद नहीं रह गया। शरद पवार के जो भतीजे हैं, अब वो परिवारवाद की पैदाइश नहीं रह गए हैं। ऐसे अगर गिनाना शुरू किया जाए, सोनेलाल पटेल का अपना दल है, आप जानते हैं वो एक परिवार की पार्टी है। तो उनको, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। उनको एक परिवार से समस्या है। आप सब जानते हैं कि वो परिवार कौन है। नमस्कार। एनडीए वर्सेस INDIA इंडिया 24 का चुनाव करीब है और गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई है। वैसे रविशंकर प्रसाद जी, जो अपने बहुत गंभीर और बहुत गुस्से वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया 2-3 दिन पहले, जब केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो जाने वाले थे बेंगलुरु विपक्षी दलों के गठबंधन की मीटिंग के लिए। तो रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि दिल्ली में बाढ़ आई है और मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो बेंगलोर गए हुए हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि मणिपुर में आग लगी है और प्रधानमंत्री महोदय विदेश घूम रहे हैं। इसके आगे ये हो गया कि जिस दिन बेंगलोर में मीटिंग हुई विपक्षी दलों की, उसी दिन मीटिंग की गई दिल्ली में सत्ताधारी दल के गठबंधन की। जिस दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, जिस दिल्ली में जनता त्राही त्राही कर रही है, उस दिल्ली में सत्ताधारी दल, जिसके पास दिल्ली की सारी जिम्मेदारी है, देश की सारी जिम्मेदारी है, और सिर्फ दिल्ली में बाढ़ नहीं आई है। बाढ़ अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में आई है, हिमाचल में आई है, उत्तराखंड में आई है, हरियाणा में आई है, और दिल्ली में गठबंधन की मीटिंग चल रही है। पता नहीं रविशंकर प्रसाद जी इस पर क्या सोचेंगे। और ये था बड़ा मजेदार, सेम डे मीटिंग करना। और मीटिंग से पहले जब वहाँ विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली थी, तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री महोदय सारे टीवी चैनल्स पे लाइव थे और परिवारवाद का उलाहना दे रहे थे कि परिवार की पार्टियां हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और शाम को एक मीटिंग हो गई। तो साफ समझ में आता है कि सत्ता दल थोड़ी भड़बड़ाहट में है। नंबर 1, घबराहट नहीं, मैं भड़बड़ाहट कह रहा हूं जानबूझकर। भड़बड़ाहट मतलब जानते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और इस इलाके के हैं, कि बहुत जल्दीबाजी में ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत पॉजिटिव संदेश जा रहा है बेंगलोर से। विपक्षी दल वाकई में एक साथ आ रहे हैं और मजबूत दल हैं। इन दलों की कई राज्यों में सत्ताएं हैं। तो उसका मुकाबला करने के लिए दिल्ली में अशोका होटल में एक मीटिंग रखी गई। कल तक कहा जाता था कि शेर अकेला चलता है, यानी मोदी बनाम बाकी सारे लोग। और जब ये मीटिंग रखी गई तो जो संख्या निकल के आई, नड्डा साहब ने जो संख्या बताई, वो संख्या थी 38 की, 38 की, यानी 38 दलों की ये मीटिंग की गई। तो जो शेर अकेला था, उसके पीछे पीछे साथ साथ 38 लोग, 38 और पार्टियां आ गईं। और मैं भड़बड़ाहट इसलिए भी कर रहा हूं कि अगर आप इन 38 पार्टियों के नाम पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सुन रहा है, जो पढ़ेगा, जो इन 38 में से ढंग से 30 पार्टियों के भी नाम जानता हो। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके एक सांसद है, जो दरअसल वन मैन पार्टीज हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, उसके 2 धड़े हैं। एक उनके भाई पशुपतिनाथ पारस के साथ के लोग, और दूसरे उनके बेटे चिराग पासवान के लोग। ये दोनों धड़े साथ में हैं, दोनों को 2 गिना जा रहा है। और भी इस तरह के दल हैं, मैं आगे बात करूंगा।
सबसे पहले तो परिवारवाद की बात कर लें। मोदी जी बार बार परिवारवाद पे हमला करते हैं। एक ज़माने में मोदी जी के सबसे करीबी अगर कोई थे, एनडीए के सबसे मजबूत कोई दल था एनडीए के साथ, तो वो था अकाली दल, पंजाब वाला। अकाली दल में बादल परिवार की क्या स्थिति है आप सब लोग जानते हैं। पिता, पुत्र, बहू, भतीजे भरे पड़े हुए हैं। दरअसल उसका नाम भले अकाली दल है, लेकिन मूलतः वो बादल परिवार की पार्टी है। उस परिवार से मोदी जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मैंने नाम लिया रामविलास पासवान जी का, जो उनके जाने के बाद दो पार्टियां बनी। एक पशुपतिनाथ पारस के परिवार की पार्टी है, जो उनके सगे भाई थे रामविलास पासवान जी के, और दूसरी पार्टी उनके बेटे की पार्टी है, चिराग पासवान की। इस परिवार से भी मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, जिनको मोदी जी लगातार भ्रष्टाचारी कह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में गए थे और उनके भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करके आए। अब वो एनडीए के साथ आ गए हैं, तो वो परिवारवाद नहीं रह गया। शरद पवार के जो भतीजे हैं, अब वो परिवारवाद की पैदाइश नहीं रह गए हैं। ऐसे अगर गिनाना शुरू किया जाए, सोनेलाल पटेल का अपना दल है, आप जानते हैं वो एक परिवार की पार्टी है। तो उनको, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को, परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। उनको एक परिवार से समस्या है। आप सब जानते हैं कि वो परिवार कौन है। इसी तरह उनको भ्रष्टाचार से समस्या नहीं है। कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई खास समस्या नहीं है। कुछ दिन बाद ही मोदी जी ने मलिक साहब की इस बात को सही सिद्ध कर दिया, क्योंकि जिस अजित पवार पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस एनसीपी पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसके सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया। बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है जहां पर आकर सारे भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं। हेमंता विश्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो करप्ट थे, बीजेपी में आए तो ईमानदार हो गए। अजित पवार का मैंने नाम लिया, और ऐसे जितने चाहें उतने नाम आप ले सकते हैं। मजेदार बात यह है कि ये परिवारवाद वाला जो ट्वीट था प्रधानमंत्री महोदय का, उसको रिट्वीट किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराज सिंधिया के पुत्र। एक बुआ राजस्थान की विधायक हैं, एक बुआ मध्य प्रदेश की विधायक हैं, बड़ी बुआ का लड़का भी राजनीति में सक्रिय है, सांसद है, अपना खुद का बेटा जो है उसको राजनीति में आगे ला रहे हैं। ये तो परिवार से ही निकले हैं, राजशाही तो परिवार से ही चलती है। सिंधिया के पिता लोकसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, उनके पिता महाराजा रहे, उनके पिता महाराजा रहे, उनके पिता महाराजा रहे। तो जो महाराजाओं के ख़ानदान से आए हैं, जिनकी इकलौती निधि सिंधिया होना उस परिवार का होना है, वो भी अब परिवारवाद पे सवाल उठा रहे हैं। तो दो भ्रम तोड़ दिए गए इन 38 दलों का नया एनडीए बनाकर। पहला भ्रम तो ये कि शेर अकेला चलता है। शेर अकेला दिखाई ज़रूर दे, लेकिन शेर डरा हुआ है। शेर के साथ 37 और लोग लगे हुए हैं, जो हैं तो सेनापति, लेकिन उनकी हैसियत बहुत कम की है सेनापति बनने की। और लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। संभव है कि जल्दी ही इसकी संख्या 38 से बढ़ के 40-42 भी हो जाए। तो शेर अकेला तो नहीं है, असल मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया का है। अब दूसरा मुद्दा, इंडिया कल घोषित किया विपक्षी दलों ने अपने समूह का नाम। मैं उसको I.N.D.I.A. कहना चाहूँगा। अब इसको लेकर तमाशा हो गया। इंडिया और भारत की लड़ाई है। भैया, हमारा संविधान इंडिया और भारत को एक ही कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत। जब प्रधानमंत्री महोदय बाहर जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता है। आप उनके ट्विटर प्रोफाइल देख लें या कुछ भी देख लें, हर जगह इंडिया ही लिखा जाता है। और जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का ट्विटर हैंडल कहता है बीजेपी फॉर इंडिया, FOR नहीं, 4, बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया को लेकर खेल शुरू किया गया। असल में परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि बेंगलोर में यह कार्यक्रम हुआ। आप जानते हैं कि दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है, और बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि दक्षिण से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। तमिलनाडु में आप जानते हैं स्टालिन की सरकार बेहद लोकप्रिय है, वहाँ पर कांग्रेस के साथ स्टालिन का गठबंधन है। तो जो अम्मा की पार्टी थी, जयललिता जी की पार्टी थी, AIDMK, वो भाजपा के पास आ तो गई है, लेकिन उसमें अब वो ताकत, वो चमक नहीं है जो जयललिता जी के ज़माने में हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश में
बीआरएस की सत्ता है और ये उम्मीद की जा रही है कि बीआरएस शायद भाजपा के साथ चली जाए, लेकिन बीआरएस वहाँ पर अलोकप्रिय हो रहे हैं और कांग्रेस वहाँ पर बहुत मजबूत होकर उभरी है। कर्नाटक में आपने देखा ही क्या हुआ, अभी हाल की बात है। तो 3 बड़े स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की बात आपने देख ली। आंध्रा में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। केरला में तो पिछले 75 साल से जीरो पर टिके हुए हैं और अभी भी उम्मीद है कि जीरो का जो अपना परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ेगा। लेफ्ट है वहाँ पर और कांग्रेस है, सीटें इनके बीच में ही बंटती हैं और जब सरकार बनेगी, अगली बार सरकार बनने की बात होगी तो लेफ्ट कम से कम बीजेपी के साथ तो कतई नहीं जा सकता, तो केरला से कोई उम्मीद नहीं है। तो साउथ पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरह से तोड़ा गया एनसीपी को, वहाँ एक माहौल है जनता के बीच में, एक सहानुभूति का माहौल है। जो एमवीए है वो सत्ता से भले बाहर आ गया हो, लेकिन आपस का गठबंधन उनका बेहद मजबूत हुआ है। तो महाराष्ट्र से भी खलबली सी मची हुई है। अभी आपने देखा कि उनके एक बड़े नेता का वीडियो सामने आ गया, उसको लेकर अलग तमाशा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कोई बड़ी सकारात्मक खबरें नहीं हैं भाजपा के लिए। अभी पटवारी परीक्षा में वहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, वो चल रहा है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सब मिला जुलाकर 2019 वाली स्थिति तो कहीं दिख नहीं रही है। और अगर भाजपा की सीटें ठीक ठाक कम होती हैं, 75-80 सीटें कम हो जाती हैं, तो देश का माहौल एक अलग तरह का बनेगा। तो एक डर है जिसको ओवर कॉन्फिडेंस से छिपाने की कोशिश की जा रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 38 दल हैं जिनके लिए मैंने चुनौती दी थी कि आप इनमें से 10 का नाम भी नहीं जानते होंगे। वो एक एक करके मैं पढ़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे बड़ा ग्रुप है उस दल में, इसी से समझ में आ जाएगा कि एनडीए कैसे बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे बड़ा दल है वो है शिवसेना का शिंदे ग्रुप, जिसका मामला अभी भी लोकसभा में चल रहा है। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बाद, राष्ट्रीय पार्टी, जो कि हिस्सा हो एनडीए का। और तीसरे नंबर की पार्टी कौन सी है? तीसरे नंबर की पार्टी एनसीपी से तोड़ा हुआ अजित पवार ग्रुप है। चौथे नंबर की जो पार्टी है वो लोक जनशक्ति यानी कि रामविलास पासवान जी की पार्टी से जो तोड़ा हुआ पशुपतिनाथ पारस का ग्रुप था, वो है। 5वें नंबर की पार्टी एआईएडीएमके है, जो जयललिता जी की पार्टी थी। 6वें नंबर की पार्टी अपना दल सोनेलाल वाली है, जिसका यूपी में बहुत सीमित सीटों पर प्रभाव है, मेरे ख्याल से 1 लोकसभा सीट जिसके पास है। 7वीं नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे ग्रुप्स का है, जिनमें से ज़्यादातर के पास ना तो विधायक हैं और ना तो एमपी हैं। ऐसे ही नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, एनडीपीपी, ये भी नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। इसके अलावा झारखंड का एक ग्रुप है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसकी कोई खास पहचान नहीं है। मैं तो इसके पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं था। मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट की और भी पार्टियां हैं। इसमें एक पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम की राजनीति में अभी फिलहाल इसके पास कुछ नहीं है। मिजो नेशनल फ्रंट है, मिजोरम की पार्टी है। त्रिपुरा की एक पार्टी है आईपीएफटी। नागालैंड की पार्टी है एनपीएफ, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट। इसके अलावा अठावले साहब की आरपीआई है, जिसके वो इकलौते एमपी हैं। इसके अलावा 1 सीट के अलावा वो कहीं लड़ते भी खास नहीं हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उस 1 सीट से आगे अठावले साहब का कोई असर भी नहीं। ऐसे ही असम गण परिषद है। असम की एक ज़माने में बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी, लेकिन टूट फूट वगैरह के बाद अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। वो असम गण परिषद है। पट्टली मक्कल काची है, पीएमके साउथ की पार्टी है, इसका भी कोई खास असर नहीं है। तमिलनाडु की पार्टी है, कोई खास असर नहीं है इसका। तमिल मनीला कांग्रेस है, एक ज़माने में बनी थी ये कांग्रेस से अलग होकर, लेकिन इसके ज़्यादातर महत्वपूर्ण नेता बाहर चले गए और अब इस पार्टी का कोई खास असर नहीं है। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता बहुत कुछ। सुहेल देव समाज पार्टी है, आप जानते हैं राजभर साहब अभी बाहर निकल के आए हैं, इनके पास भी संसद और विधानसभा में कुछ खास नहीं है। शिरोमणि अकाली दल है, जिसके पास पंजाब में कोई खास ताकत अब नहीं बची हुई है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है। जेजेपी जननायक जनता पार्टी, आरएसपी राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन सुराज्य शक्ति पार्टी, कुकी पीपुल्स अलायंस, ये फिर मणिपुर की पार्टी है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय की पार्टी है। हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। निषाद पार्टी, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जनसेना पार्टी, भारत धर्म जनसेना, केरल कामराज कांग्रेस, पुथिया तमिलगम,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वो वही चिराग पासवान वाली पार्टी है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और हरियाणा लोकहित पार्टी। ये ज़्यादातर पार्टियां हैं अपनी पार्टियों से टूट के बनी हुई, और या फिर ऐसी पार्टियां जिनका संसद लोकसभा में कोई ख़ास या बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जिस तरह से भानु कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा के तर्ज पे जल्दी जल्दी में विपक्ष की मीटिंग वाले दिन ही मीटिंग करके कोशिश की गई है, ये साफ साफ बताता है कि सरकार 2024 को लेकर घबराई हुई है। और कम से कम अब इसके बाद ये तो सरकार के लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि शेर अकेला चलता है। शेर ने अपनी पीठ पर, पूंछ पर, नाक पर, कान पर ढेर सारे छोटे 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 दलों को बांध लिया है, और पता नहीं उनसे ताकत मिलेगी या उसको और कमज़ोर करेंगे। तो 2024 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडिया भी जो बना है, जो विपक्षी दलों का गठबंधन भी बना है, वो भी बड़ा मज़ेदार है। आम आदमी पार्टी है जिसकी सारी ताकत कांग्रेस को गाली देने में लगती थी, जो कांग्रेस को ही रिप्लेस करना चाहती थी, अब वो जाके वहाँ पार्टी का हिस्सा बन गई है। कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी हैं, इसके अलावा ममता जी की पार्टी भी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर ही ममता जी की पार्टी सत्ता में आई थी, उनके बीच में किस तरह का गठबंधन, जिस तरह की दुश्मनाना चीज़ें वहाँ देखी गई हैं, उसमें किस तरह का गठबंधन बन पाएगा, देखने वाला मामला होगा। तो कुल मिला के 2024 के चुनाव के पहले ये आखिरी खबर नहीं है। अभी बहुत सारे दल यहाँ से कूद के वहाँ जाएंगे, वहाँ से कूद के यहाँ आएंगे, बहुत सारा खेल होगा। इन सब के बीच जनता के लिए ज़रूरी है निगाह बनाए रखना, अपना भला सोच, और ये देखना कि कौन सा गठबंधन इस देश के लोकतंत्र और इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रख सकता है, गरीबों को जॉब देने का काम कर सकता है, किसानों को बदतर स्थिति से बाहर निकालने का काम कर सकता है। कौन सा दल ऐसा है जो दलदल से इस देश को बाहर निकाल सकता। फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि एनडीए और इंडिया के बीच जो मुकाबला है वो छींटा कसी बाकी सारी चीज़ों के साथ बड़ा रोचक बनता जा रहा है। और सच कहूँ तो एनडीए जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही मेन है, उसके साथ कोई ऐसा बड़ा संगठन फिलहाल दिखाई नहीं देता जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो बड़ी संख्या में सीटें जीतकर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी कम होती हैं तो कोई बड़ी सहायता कर सके। प्लस यहाँ वहाँ से टूटे छिटके हैं, ये चुनाव के बाद कौन किधर जाएगा, बाएं से दाएं कौन जाएगा, दाएं से बाएं कौन जाएगा, अभी कह पाना बहुत मुमकिन नहीं है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, इस पर अपनी राय भी आपके सामने रखूं। बाकी मुद्दों पर आगे बात होती रहेगी। शुक्रिया।